क्लास फोर्थ के प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं आपका इंग्लिश टीचर जॉन मोहम्मद आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे आज के इस इंग्लिश क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम एक पोइम पढ़ने जा रहे हैं जो कि आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक ट्यूलिप सीरीज़ की जो टेक्स्ट बुक है क्लास फोर्थ की, उसके पेज नंबर 38 पर आपको मिलेगी। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 38 जैसा मैं दिखा रहा हूँ, 38 पर आप इसको अपनी टेक्स्ट बुक को खोलेंगे तो ये पोइम आपको मिलेगी वहाँ पर। तो चलिए हम आज की क्लास पर आते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा आपसे कि हम एक पोइम पढ़ने जा रहे हैं। इस पोइम का नाम या इसका टाइटल जो है वो है रेस्टिंग ऑन द ब्रिज। देखिए आपकी स्क्रीन पर है, मैंने इसको एनसर्कल किया, फिर से करूँगा, रेस्टिंग ऑन द ब्रिज। तो मैं बताता चलूँ यहाँ पर कि ये पोइम जो है इसको लिखा है एक काफ़ी मशहूर मारूफ इंग्लिश शायर विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो आप कह सकते हैं कि इस पोइम का जो पोइट है वो विलियम वर्ड्सवर्थ है, या जो शायर है जिसने इस पोइम को लिखा है उसका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। तो चले आते हैं पोइम पर अब। पोइम का नाम, जैसे कि मैंने कहा अभी, नाम या जो टाइटल भी हम बोलते हैं वो है रेस्टिंग ऑन द ब्रिज। यहाँ पर है रेस्टिंग ऑन द ब्रिज। रेस्ट हो गया आराम करना, ब्रिज हो गया पुल, कश्मीरी में इसको कदल बोलते हैं। तो ये शायर जिसने इस पोइम को लिखा है एक पुल पर आराम फरमा रहे हैं, आराम कर रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं। शायर यमिस नाव विलियम वर्ड्सवर्थ, यह किस कदलस पे आराम करन और आराम करते करते ये बहुत सारी चीज़ें देख रहा है आसपास की। क्योंकि ये जो पुल होता है, ये ब्रिज होता है, ये एक ऊंचाई पर होता है, हाइट पर होता है। तो वहाँ से ये शायर जो है बैठा हुआ वहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें देख पा रहा है, आगे पीछे बहुत सारी चीज़ें देख पा रहा है। तो उन सभी चीज़ों को क्या हो रहा है आस पड़ोस में, उन सभी चीज़ों को ये ऑब्ज़र्व कर रहा है, क्या हो रहा है वहाँ पर उस सब को ये ऑब्ज़र्व कर रहा है। और इस पोइम में शायर ने उन सभी चीज़ों का जिक्र किया है कि उसने क्या ऑब्ज़र्व किया, उसने क्या देखा। तो चलिए अब देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। तो आपकी स्क्रीन पर है, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहली लाइन जो है, द कॉक इज़ क्रोइंग। तो अब आपको उम्मीद है कि समझ आया होगा। ब्रिज हो गया पुल, रेस्टिंग ऑन द ब्रिज, पुल पर आराम फरमा रहा है। ये शायर या जिसको हम पोइट बोलते हैं वो एक पुल पर आराम फरमा रहा है। तो इस बीच वो बहुत कुछ चीज़ें देखता है या देख रहे हैं। तो उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर उसने मेंशन किया है, ऑब्जर्व करके मेंशन किया है क्या क्या उसने देखा। तो पहली लाइन जो है वो है द कॉक इज़ क्रोइंग, द स्ट्रीम इज़ फ्लोइंग। उसके बाद द स्मॉल बर्ड्स ट्विटर। तो द कॉक इज़ क्रोइंग, द कॉक इज़ क्रोइंग हो गया, कॉक हो गया मुर्गा, मुर्गा क्रोइंग हो गया वो जैसे मुर्गे की आवाज़ होती है, क्रुक क्रुक, वही आवाज़ कर रहा है, मुर्गा आवाज़ दे रहा है। द स्ट्रीम इज़ फ्लोइंग, द स्ट्रीम इज़ फ्लोइंग, तो नदी में पानी बह रहा है। स्ट्रीम हो गई नदी, नदी बह रही है मतलब नदी में पानी बह रहा है। तो आपको ये भी बताता चलूँ, ये एक नज़ारा है। जैसा कि मैंने इस पोइम को पढ़ा, इससे पता चलता है कि ये नज़ारा है गर्मियों का। तो गर्मियों का टाइम है, सर्दियाँ ख़त्म हो चुकी है, विंटर ख़त्म हो चुका है, अब ये गर्मियों का टाइम है। तो उसी दौरान इस पोइट ने क्या क्या देखा, उन्हीं चीज़ों का इसने मेंशन यहाँ पर किया हुआ है। तो कॉक इज़ क्रोइंग, मुर्गा आवाज़ दे रहा है या क्रुक क्रुक कर रहा है। द स्ट्रीम इज़ फ्लोइंग, नदी बह रही है।
द स्मॉल बर्ड्स ट्विटर, छोटे छोटे जो परिंदे हैं वो चहचहा रहे हैं। ट्विटर हो गया चहचहाना, परिंदों की आवाज़, जो वो बार बार कोई आवाज़ निकालते हैं उसको ट्विटर बोलते हैं। तो चलिए थोड़ा आगे चलेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे तो द ग्रीन फील्ड स्लीप्स इन द सन। तो यहाँ सन का जिक्र आ गया, सन हो गया सूरज, ग्रीन फील्ड्स हो गए सब्ज खेत या हरे खेत हरे भरे खेत। इसका मतलब है सर्दियाँ ख़त्म हो चुकी है, अब ये गर्मियों का मौसम है। तो ये जो ग्रीन फील्ड्स है, हरे भरे खेत है, दे आर स्लीपिंग इन द सन। इसका मतलब ऊपर से बहुत गर्मी हो रही है, सन हो गया सूरज, तो यहाँ पर सूरज की गर्मी की बात आ रही है, गर्मी की बात हो रही है। तो ऊपर से सूरज की गर्मी आ रही है या सूरज चमक रहा है, और नीचे जो है ज़मीन के ऊपर ग्रीन फील्ड्स यानी हरे खेत जो है वो जैसे सोए हुए हैं। ऊपर से सूरज चमक रहा है और उसकी गर्मी आ रही है, नीचे जो खेत है, खेत जैसे ऐसा लग रहा है कि सब सोए पड़े हुए हैं। तो उसके आगे बढ़ेंगे द ओल्ड एंड द यंगेस्ट, द ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट आर एट वर्क विद द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो और एक नज़ारा क्या ये देख रहा है शायर विलियम वर्ड्सवर्थ, यहाँ कह रहा है द ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट, बूढ़े, ओल्डेस्ट हो गए जो सबसे बूढ़े हैं। तो इस एरिया के वहाँ जहाँ पर इसने ये नज़ारा देखा, वहाँ जब ये देख रहा है तो इसको कुछ बूढ़े नज़र आ रहे हैं। अमिश क्या बुढ़ लुक बासन, बुढ़ इंसान यवन अथ दपन तम बुढ़ तो जवान, वो सारे बूढ़े और जवान क्या कर रहे हैं, आर एट वर्क विद द स्ट्रॉन्गेस्ट। यंगेस्ट हो गए छोटे छोटे, बूढ़े और छोटे छोटे काम सब कर रहे हैं, सब मिल के काम कर रहे हैं। किनके साथ, विद द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो मजबूत है, जो ताकतवर लोग हैं। तो कमज़ोर और छोटे जो बच्चे सब मिल के ताकतवरों के साथ काम कर रहे हैं, मतलब सब काम में मसरूफ़ है। तो वहाँ ऐसा नहीं है कि कोई बैठा हुआ है, तो बूढ़े या बच्चे हो सब काम में मसरूफ़ है, सब काम कर रहे हैं ताकतवरों या मजबूत लोगों के साथ। तो उसके बाद द कैटल आर ग्रेजिंग, तो कैटल हो गए माल मवेशी, जिसमें गाय आती है, जिसमें बेफेलो आती है, काव बेफेलो, तो यहाँ इसमें शीप भी आ सकते हैं। तो माल मवेशी जैसे घर में होते हैं। शायर कह रहा है, शायर बोल रहा है कि माल मवेशी जो है वो ग्रेजिंग कर रहे हैं, वो घास खा रहे हैं, घास चर रहे हैं, वो भी बिजी है, वो मसरूफ़ है घास खाने में। तो ये एक, जैसा कि मैंने आपको एक दो बार कहा कि ये शायर जो है एक पुल पर आराम फरमा रहे हैं, वहीं से ये नज़ारा देख रहे हैं और उसी को बयान कर रहे हैं। ही इज़ ऑब्जर्विंग everything that's happening around him, and now he is describing the thing, describing the scene, जो कुछ उसने देखा वहाँ पर उसी को डिस्क्राइब यहाँ पर कर रहे हैं। तो उसके बाद देयर हेड्स नेवर रेजिंग, द कैट, यहाँ पर हमने पढ़ा अभी, द कैटल आर ग्रेजिंग, देयर हेड्स नेवर रेजिंग। तो कैटल जो है, माल मवेशी जो है, गाय भैंस वगैरह सब घास इस तरीके से खा रहे हैं। ग्रेजिंग हो गया घास खाना या चरना। देयर हेड्स नेवर रेजिंग, वो अपना सिर नहीं उठा रहे हैं। तो खाने में, वो घास चरने में इतने मसरूफ़ है कि वो अपने सिर नहीं उठा रहे ऊपर, वो खाली अपने सिर नीचे झुका के खाने में मसरूफ़ है, घास खाने में मसरूफ़ है। तो उसके बाद देयर आर 40 फीडिंग लाइक वन, फिर से पढ़ूंगा, देयर आर 40 फीडिंग लाइक वन। तो शायर कह रहा है कि अगर 40 हो गया 40 मवेशी, ये चाहे गायें हो या वो बफेलोज हों, भैंसे हो, 40 के 40 इस तरह से घास खा रहे हैं, घास चर रहे हैं। लग रहा है कि इस तरीके से इन सभी ने सर झुकाया है, एक लाइन में बैठे हुए हैं कि दूर से लग रहा है कि ये एक ही जानवर है, एक ही मवेशी है। तो 40 मवेशी इस तरीके से घास खा रहे हैं, दूर से लग रहा है कि ये एक ही है। तो इसका मतलब वो जितनी मूवमेंट कर रहे हैं, चाहे सर झुका रहे हैं तो इकट्ठे झुका रहे, चाहे सर उठा रहे हैं तो इकट्ठे उठा रहे हैं। तो दूर से लग रहा है कि ये एक लाइन में इस तरीके से बैठे हैं और इस तरीके से घास खा रहे हैं
लगता है कि ये एक ही मवेशी है। तो इससे आगे बढ़ेंगे। लाइक एन आर्मी डिफीटेड, तो यहाँ पर आर्मी की बात आ गई और डिफीटेड। तो आर्मी इसलिए यहाँ पर कहा गया है लाइक एन आर्मी डिफीटेड, ऐसा लग रहा है कि ये कोई जैसे फौज, हारी हुई फौज वहाँ बैठी है। तो फौज क्यों कहा गया है? क्योंकि बहुत सारे माल मवेशी है या बहुत सारी गायें हैं या भैंसें हैं, तो आर्मी हो गई। क्योंकि बहुत सारे जानवर है इसलिए आर्मी का वर्ड यहाँ यूज़ किया गया है। और डिफीटेड जैसे कि वो हारे हुए हैं, क्योंकि उनके सारे सबों के सर झुके हुए हैं, घास खाने में मसरूफ़ है। उन्होंने अपने सर झुकाए हुए हैं ज़मीन के ऊपर, अब घास खाने में मसरूफ़ है। उस वजह से जैसे ऐसा लग रहा है कि कोई आर्मी वहाँ पर बैठी है जो हारे हुए हैं, अब अपने सर झुकाए हुए हैं। तो हारी हुई आर्मी या हारी हुई फौज लग रही है ये सभी ये जानवर या ये मवेशी। तो आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसके आगे, द स्नो हैथ रिट्रीटेड एंड नाउ डॉथ फेयर इल। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी होगा। तो इंशाल्लाह ये जो बाकी हिस्सा है इस रिमेनिंग पार्ट को हम इंशाल्लाह कल कंप्लीट करेंगे। कल मैं और एक वीडियो में इसको पूरा कंप्लीट करूँगा। आज के लिए इतना काफ़ी होगा। तो कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।